हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी लेखपाल दोस्त में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको ग्रामीण प्रवेश पढ़ा रहा हूँ, जो कि लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में भूमि का जो सेकेंड पार्ट था उसको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको फसल, फसल चक्र और फसल की सघनता के बारे में बताया था। आशा करता हूँ आपको वो क्लास मेरी पसंद आई होगी। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, आपकी क्लास के नोट्स लिखकर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल यूपी लेखपाल दोस्त में डेली क्लास होने के बाद डाल देता हूँ। दोस्तों, मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या, जो कृषि का पार्ट 3 है उसको मैं पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको फसल का वर्गीकरण और कृषि संबंधित जो क्रांतियां हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार या फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, वैसे तो फसल तीन तरह की मानी जाती है भारत में। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये तीन फसलें हैं जो होती हैं। जायद की फसल, ये तीन फसलें हैं जो कि मेनली होती है। बट मैं आपको बताता हूँ फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार है। ये फसलों का वर्गीकरण है हमने तीन प्रकार से होता है। नंबर वन, मौसम के आधार पर, या फिर इनको हम ऋतुओं के आधार पर भी कह सकते हैं। नंबर दो, समय पर आधारित। नंबर तीन, उपयोगिता के आधार पर। मौसम के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर इसमें आती हैं रबी, खरीफ और जायद। समय पर आधारित, जैसे कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर इसमें मोस्टली नकदी फसलें हैं, वो सब आती हैं। चलिए, मौसम के आधार पर फसलें। मौसम के आधार पर फसलें तीन तरीके की, खरीफ की, रबी की और जायद की फसल। मौसम के आधार पर कितने तरीके की फसलें होती हैं? तीन तरीके की, खरीफ, रबी और जायद। जायद को हम नगद फसल भी कहते हैं, नगदी फसलें। जायद को हम नगदी फसलें भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या होता है, ये खरीफ की फसलें हैं मुख्यतः। जो खरीफ की फसलें होती हैं भारत में, वो बारिश के मौसम के दौरान जून और जुलाई के महीने में, कब? जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं, जिन्हें सर्दी के मौसम शुरू होने से पहले काट लिया जाता है। ये भारत में खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं? जून और जुलाई के महीने में। और इन्हें काटा कब जाता है? सर्दी के मौसम के शुरू होने से पहले खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। फसलों के लिए जो बुआई के वक्त है, इसमें सामान्य तापमान और हवा की नमी की जरूरत होती है। जब फसलों की बुआई होती है खरीफ फसल की, तब इसमें हमें सामान्य तापमान और हवा की नमी की जरूरत होती है। जब फसल पकने के लिए होती है, तब इसमें तेज धूप और अधिक अधिक तापमान, तेज धूप होगी तो अधिक तापमान तो ऑब्वियसली सी बात है होगा, तो उसकी जरूरत होती है। इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, सन और कपास जैसी फसलें हैं। ये फसलें खरीफ की फसलों में शामिल होती हैं। इन फसलों की सिंचाई में बहुत कम, इन फसलों की सिंचाई में पानी की कम मात्रा और सामान्य जरूरत होती है। अब आते हैं रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल है वो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। रबी की ज्यादातर फसलें हैं वो अक्टूबर के बाद ही उगाई जाती है, अक्टूबर महीने के। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं, तो जवाब होगा सर्दी के मौसम में या फिर अक्टूबर माह के बाद में।
मुख्यतः अक्टूबर, ज्यादातर अक्टूबर के बाद में होती हैं। इन फसलों को विकास करने के लिए क्या जरूरत होता है? कम तापमान की जरूरत होती है जब फसलों का विकास होता है, लेकिन पकने के लिए इसमें अधिक तापमान या सूर्य के प्रकाश की ज्यादा जरूरत होती है। इन फसलों में मेन क्या होता है? गेहूं, जौ, आलू, तंबाकू, लाई, चना, मसूर, सरसों और मटर जैसी फसलें हैं रबी की फसलों में शामिल होती हैं। इन फसलों में सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन फसलों में सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है। अब आते हैं जायद की फसल, जिसको हम नकदी फसल भी कहते हैं, गर्मा फसल भी कहते हैं। जायद की फसल, इन फसलों को रबी की फसल काटने के तुरंत बाद मार्च के महीने में उगाया जाता है और खरीफ की फसलों के उगाने से पहले ही इसे काट भी लिया जाता है। जायद की फसल क्या होती है? रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मार्च के महीने में उगा दिया जाता है और इनको काटा कब जाता है? खरीफ की फसल जैसे ही उगाई जाती है जून वगैरह में, उससे पहले ही इसको काट लिया जाता है। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं वो कम वक्त में पककर तैयार हो जाती हैं। कब तैयार हो जाती हैं जायद की? जायद के मौसम में जो भी फसलें उगाई जाती है वो बहुत कम वक्त में पककर तैयार हो जाती हैं। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली ज्यादातर व्यापारिक लाभ में या फिर नकदी बोल सकते हैं, नकदी फसलें होती हैं, जिसमें खरबूजा, खीरा, तरबूज, लौकी, तोरई, मिर्च और टमाटर जैसी फसलें होती हैं। जायद में कौन कौन सी मुख्यतः फसलें होती हैं? खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, तरबूज, लौकी, मिर्च, टमाटर जैसी जो फसलें जो कि जैसे ये फसलें नकदी होती हैं, इनको बहुत जल्दी ये पक जाती है, इनको उगा दिया जाता है और अगले 1-2 महीने में काट लिया जाता है। अब आते हैं हम समय पर आधारित जो फसलें हैं। समय पर जो आधारित फसलें होती हैं वो भी 3 तरह की होती हैं। एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलों का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जो साल में एक बार पैदावार दे पाती है। ऐसी फसलें जो साल में एक बार पैदावार दे पाती हैं, जिन्हें रबी और खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? खरीफ और रबी के मौसम में। अब आते हैं द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलों के आने से पहले मैं बताता हूँ एक वर्षीय फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। एक वर्षीय फसलों में धान हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ढैंचा हो गया, आलू हो गया, शकरकंद, ये फसलें सब एक वर्षीय फसलों में आती हैं। अब आते हैं द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें ऐसी फसल जो साल में 2 बार पैदावार देती है। इन फसलों को इनके किस्म के आधार पर, किसके आधार पर? किस्म के आधार पर 2 बार अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, वही द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? चुकंदर हो गया, इसमें कौन सी? चुकंदर और प्याज है, ये फसलें द्विवर्षीय फसलें होती हैं। नंबर 3 बहुवर्षीय फसलें। नंबर 3 बहुवर्षीय फसलें, ऐसी फसल दो जो साल में 2 बार से ज्यादा पैदावार देने के लिए उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें जो साल में 2 बार से ज्यादा पैदावार देने के लिए उगाई जाती हैं। इन फसलों को एक बार खेत में उगाने के बाद पौधों की जो बार बार कटाई होती है उससे या फिर कई बार पैदावार ली जा सकती है, वही फसलें बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें होती है? नेपियर घास हो गया, नींबू घास हो गया, रिजका हो गया, ये सब फसलें बहुवर्षीय फसलें होती हैं। अब आते हैं उपयोगिता के आधार पर फसलें। उपयोगिता के आधार पर फसलें जैसे कि अनाज फसलें हो गई, धान, चना, मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब फसलें अनाजी फसलें होती हैं। फिर आती है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें जैसे सूरजमुखी, अलसी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और राई, ये सब फसलें तिलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलें कौन सी होती हैं? चना हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली, मूंग, मटर,
ये सब फसलें दलहनी फसलें होती हैं। मसाला फसलें कौन कौन सी होती हैं? अदरक, पुदीना, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, ये सब फसलें मसाला फसलें होती हैं। रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं? जूट, कपास, सनई, पटसन, ये सब फसलें रेशेदार फसलें होती है। हरा चारा फसलें कौन कौन सी होती है? बरसीम, लूरसन, लोबिया, नेपियर घास, ये सब फसलें हरा चारा फसलें होती है। इन फसलों को इन फसलों को हम बहुवर्षीय फसलें भी कहते हैं। जैसे कि बरसीम है, इसकी भी वैरायटी आती है कि एक बार बोने के बाद में हम काट लें 2 से 3 बार, तो ये बहुवर्षीय फसलों में भी आती है। नेपियर घास है, ये भी उसी तरीके की होती है। अब आते हैं हम क्रांति, जो कृषि से संबंधित क्रांतियां हुई उनके बारे में हम बताएंगे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, धूसर क्रांति, सुनहरी क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति। हरित क्रांति की जो दूसरी पहल होती है वो अन्य क्रांति भी हो गई, उन सब के बारे में अब आपको बताएंगे। नंबर 1, हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या हुआ था? सन 1968 में। कब? सन 1968 में, जब भारत में पहली बार 120 लाख टन जो गेहूं है उसकी पैदावार बढ़कर 170 लाख टन हो गई थी। तो 1967 में 120 टन गेहूं से 170 लाख टन गेहूं हो गया था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड, इन्हीं ने ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान करी थी। जब सन 1968 में भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 170 लाख टन गेहूं, मतलब कि 50 लाख टन की बढ़त हुई, तब अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति की पहल दी। सन 1960 में, कब? सन 1960 के दशक में मैक्सिको से जो गेहूं लाया गया, कहां से गेहूं लाया गया? मैक्सिको से। सन 1960 के दशक में मैक्सिको से गेहूं लाया गया। उनके उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने ब्रीडिंग की। क्या की? ब्रीडिंग की। उनसे नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाले जो प्रजातियां हैं उनको विकसित किया, जिनकी प्रति हेक्टर उपज क्षमता 60 से 65 कुंटल थी। कितनी थी? 60 से 65 कुंटल थी। ऐसी स्थिति में धान की प्रजातियों में भी रही। सन 1970 के दशक में, कब? सन 1970 के दशक में मध्य कृषि में हरित क्रांति आई। 1968 और 1970 के बीच में हरित क्रांति आई, जिसको हरित क्रांति के नाम में जाना गया, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो याद रखने हेतु बातें क्या है? भारत के संदर्भ में हरित क्रांति 1966 से 1967 की नई कृषि नीति से अपनाया गया जो अधिक उपज वाले बीजों या बहुफसली कार्यक्रम थे, उनसे उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एम एस
स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की जो फसल है उस पर भी दिखा था। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि तक ही सीमित क्षेत्रों में रहा। भारत में जो हरित क्रांति शब्द है उसकी संज्ञा प्रदायक है वो डॉक्टर जो विलियम गॉड थे उन्हीं के द्वारा हुआ था। अब आते हैं हम श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में भी क्या था, सन 1964 से 1959। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964 से 1965 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके जो उत्पादकता बढ़ाई गई दूध की, इसीलिए शुरू की गई थी श्वेत क्रांति। अब आते हैं श्वेत क्रांति के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, याद रखनी है तो बातें क्या है श्वेत क्रांति में। श्वेत क्रांति की जो गति को अधिक तेज करने के उद्देश्य से 1970 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जो संस्थापक या सूत्रधार है वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे ऑपरेशन फ्लड के, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना है, 3.9%। कितना है, 3.9%। इसके बाद में नेशनल जो डेयरी है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में की गई स्थापना। ये कब की गई, 1995 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर है, करनाल में। करनाल में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1955 में। ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। भारत विश्व उत्पादन का 18.5% दूध उत्पादित करता है। अब आते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति में क्या था, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास को रणनीति पीली क्रांति की संज्ञा दी। इसमें क्या था, मुख्य उद्देश्य तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण के और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई, जो कब की गई, 1986 में। पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत 23 राज्यों के 337 जिले शामिल थे। पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोस्टली तिलहन उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा तिलहन उत्पादन। अब आते हैं नेक्स्ट क्रांति, गोल क्रांति। गोल क्रांति में क्या था, ये आलू के ऊपर थी मोस्टली। जो मेन इसका वो था क्रांति का मुद्दा आलू था, आलू की ज्यादा से ज्यादा बढ़त उत्पादन। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल में लाया गया था, पुर्तगाल से, जहां यह ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, किंतु भारत में यह सर्दियों में उगाया जाता है। यह बदलाव केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला के प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ था, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, शिमला में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1949 में। भारत का जो आलू के उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश आलू का देश में सबसे प्रथम स्थान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रांति पे, घूसर क्रांति। घूसर क्रांति में क्या था, इसमें इसका मेन उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और उर्वरक उपभोग में भी वृद्धि। देश में खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरक उपभोग अत्यंत कम था, इसी कारण से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समांतर उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु सन 1964 में सघन प्रयास किया गया, जिसको हमने घूसर क्रांति का नाम दिया। कब किया हम लोगों ने प्रयास, 1964 में, जिसका नाम दिया गया घूसर क्रांति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ती, जो बढ़त है खाद्यान्न उत्पादन में, इसके बारे में बताया गया। अब आते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी है। जो बागवानी होती है
उसके उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसके बारे में बताया गया। जैसे कि मेनली ये सेब उत्पादन में बताया गया था। भारत में कुछ वर्षों के दौरान बागवानी उत्पादन में बहुत वृद्धि देखी गई और इसका क्षेत्र विस्तार भी बहुत ज्यादा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा है। पिछले दशक में बागवानी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 2.7% वार्षिक उत्पादन 7.0% की दर से बढ़ा है। इसीलिए इसको सुनहरी क्रांति का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बागवानी उत्पादन में वृद्धि, मेनली सेब उत्पादन में। इसमें कितनी वृद्धि हुई? 2.7% से 7% तक की। इसीलिए इसका नाम सुनहरी क्रांति रखा गया। अब आते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति में मुर्गियों द्वारा अंडे तथा मांस की उत्पादकता अत्यंत बहुत कम है। भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन 65 अंडे देती है, जबकि यूएसए में 295 अंडे देती है। इस स्थिति में सुधार हेतु 5 कुक्कुट फार्म बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में स्थापित किए गए थे, जहां पे उन्नत नस्ल की मुर्गियां का संकरण किया गया। उसी के बारे में अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन में सुधार हुआ, जिसको रजत क्रांति कहते हैं। इस रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुर्गियों की उत्पादकता में सुधार और अंडा उत्पादन में सुधार। उसी को ही रजत क्रांति का नाम दिया गया। भारत विश्व अंडा उत्पादन में चीन और यूएसए के बाद में तीसरा स्थान रखता है। शीर्ष 4 अंडा उत्पादक सबसे ज्यादा कौन से हैं राज्य में? जो 4 अंडा उत्पादक राज्य हैं सबसे ज्यादा देश में, कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, नीली क्रांति। ये नीली क्रांति मेन मछली उत्पादन में वृद्धि से है। देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाए गए विशेष योजना को नीली क्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति ने मत्स्य पालन, जो भी मछली पालन जिसको बोलते हैं, उसके विकास में एक मंजूरी दी। वर्ष 2020 तक वार्षिक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 1.5 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपए राशि रखी इसको बढ़ावा देने के लिए। ये किसके उसमें हुआ था? 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था, 22 दिसंबर 2015 में। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उत्पादन में वृद्धि, जिसको मत्स्य उत्पादन भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की जो पहल। दूसरी हरित क्रांति की पहल। दूसरी हरित क्रांति में क्या था? हरित क्रांति के प्रति प्रभावों और किसानों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति के कारण यह महसूस किया जाने लगा कि दूसरी हरित क्रांति आनी चाहिए। अब इसमें क्या था? इसके 6 मुख्य बिंदु थे। क्या क्या थे? मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई जल के विकास और किसान कुशल उपयोग रणनीति। सिंचाई जल के विकास में कुशल उपयोग रणनीति है, उसके बारे में। लघु और सीमांत किसानों के जीवन निर्वाह हेतु कार्यक्रम चलाए जाए, लोन और बीमा संबंधी कार्यक्रम चलाए जाए, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और मूल संवर्धन आधारित तकनीकी का विकास किया जाए, उत्पादन आधारित किसान सुलभ विपणन व्यवस्था का विकास किया जाए। यही 6 बिंदु मुख्य थे इस क्रांति में। इस योजना का मिशन है गुणवत्ता, उत्पादकता, सतत विकास और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से भरपूर वृद्धि। कुछ और क्रांति हैं, जैसे कि बादामी क्रांति। क्या? बादामी क्रांति। यह क्रांति किससे थी? मसाला उत्पादन में परिवर्तन लाने के लिए थी, जिसको हम बादामी क्रांति भी कहते हैं। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में क्या था? नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति कहा गया। एक नदी से दूसरी नदी जो परियोजना जोड़ी गई, उसी को ही अमृत क्रांति का नाम दिया गया।
लाल क्रांति मुख्यतः टमाटर या मांस उत्पादन में जो वृद्धि लाने हेतु उसी को ही लाल क्रांति का कहा गया। एक है इंद्रधनुष क्रांति। जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, जिसको इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में भी इसको जाना गया, जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की कृषि की जो क्रांति है, विभिन्न हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, भूसर, रजत और खाद्यान्न जैसी क्रांति है, उनको एक साथ लेकर चलना था। इसी को ही इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। वैसे तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बट इसमें 11 क्रांतियां हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज आपको मैंने कृषि का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, जिसमें मैं आपको कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।